नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज। ये बाइलिंगुअल होगी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के साथ सभी अन्य एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल कराता है। इससे रिलेटेड आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और इसको सर्च कर आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी नए अपडेट्स हों वो आप तक ईजिली अवेलेबल हों। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसका संविधान विश्व के जितने भी लिखित संविधान है, यानी कि जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें सबसे लेंथीएस्ट है। तो वो ब्रिटेन है, इंडिया है, अमेरिका है या रशिया है। देखिए, आपको पता है ब्रिटेन का तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें देखना है कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। तो ये आर्टिकल्स हैं। पहला दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। उसके बाद दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 के बीच में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये 23 से 25 नहीं होकर 23 और 24 में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो 25 से आर्टिकल 28 तक दिए हुए हैं, ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा इसका रिलेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया से। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स बेसिक से हैं, आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो इनको एक बार ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया है कि जुलाई 1946 में कांग्रेस की एक विशेषज्ञ समिति, यानी कि एक एक्सपर्ट्स कमेटी का निर्माण किया गया था। तो जो इसमें सदस्य थे उसमें कौन इसमें इंक्लूडेड नहीं था? तो जो इस कांग्रेस की एक्सपर्ट्स कमेटी थी, इसमें देख लेते हैं कौन इसका मेंबर नहीं था। बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, हुमायूं कबीर या के.टी. शाह। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए जो कांग्रेस की एक्सपर्ट्स कमेटी थी इसमें टोटल 8 मेंबर्स थे। वो 8 मेंबर्स कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, के.टी. शाह, हुमायूं कबीर, अरुणा आसफ अली, गोपाल स्वामी अयंगर एंड डी.आर. गडगिल, और एक और थे, वो थे के. संथानम। तो ये सबके नाम आप एक बार देख लीजिए ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो 1972 में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो जो 1972 में इस्टेब्लिश हुए थे स्टेट्स, वो कौन कौन से थे? एक था मणिपुर और दूसरा था त्रिपुरा। ये दोनों ही इस्टेब्लिश हुए हैं हमारे 1972 में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है और नागालैंड इस्टेब्लिश हुआ है 1963 में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है इसमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा। तो वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 70, 78, 76 या 74। तो ऐसा बताया गया है आर्टिकल 74 में। ठीक है, तो बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो 70 है इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, यानी कि जो अन्य जो आकस्मिकताएं होती हैं उसमें राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, उनका निर्वहन, ये बताया गया है आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 76 में बताया गया है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, और 78 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको जानकारी देने से संबंधित प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो। ठीक है, तो ये हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से वो कौन सा स्केड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रोविजन जिसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे स्केड्यूल्स आपको पता होने चाहिए कौन से स्केड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो जो सेकंड स्केड्यूल यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 5th, 8th और 10th। तो यहाँ हमारा एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है
वो 10th स्केड्यूल से संबंधित है। तो आप ये जो बाकी 3 स्केड्यूल्स हैं इनका किससे रिलेशन है इसको कमेंट करके बताइएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है इनमें से कौन है जो लोकसभा के कभी भी स्पीकर नहीं रहे हैं, नेवर रिमेन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं KVK सुंदरम, GS ढिल्लन, बलराम भगत या हुकुम सिंह। आंसर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? KVK सुंदरम। ये कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात की गई है कि ये प्रेसिडेंट्स हैं हमारे इंडिया के, और पूछा गया है कि हु हैज़ ऑल्सो बीन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर सम पीरियड। तो वो कौन थे जो प्रेसिडेंट तो रहे हैं साथ ही इस पद पर भी रहे हैं। पहला हो गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर VV वेंकट गिरी जो है, VV गिरी कहा जाता है इनको, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर शंकर दयाल। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बताना है कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दिया गया है। तो टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स। देखिए इनको आपने रटा होगा ज़रूर, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं अगर आपको ये लर्न है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। देन कहा गया है 9th स्केड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो 9th स्केड्यूल किस ईयर में अगर आपको पता होगा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। 9th स्केड्यूल 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कौन थे उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि साइमन कमीशन से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है। तो पहला कहा गया है कि टू स्टडी एंड पिन पॉइंट डिफेक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए लाया गया था साइमन कमीशन। उसके बाद कहा गया है ये ऑल वाइट कमीशन था, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली में बुलाई गई थी, तो ये बात गलत हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली में नहीं लंदन में बुलाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद कहा गया कि इट प्रपोज दैट अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स बी स्टैब्लिश्ड, तो ये भी यहाँ पर सही है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा नॉट रिलेटेड टू साइमन कमीशन, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें जिन्ना ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे, जिनको जिन्नास 14 पॉइंट्स कहा जाता है या जिन्ना की 14 सूत्री मांगे कहा जाता है, इसका पार्ट कौन सा नहीं था। तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं, बताना होगा हमको ये 14 पॉइंट्स में क्या इंक्लूडेड नहीं था। तो 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है, इसको इंक्लूड किया गया था इसमें। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए ये भी बात कही गई थी। और इन एनी कैबिनेट, चाहे वो सेंटर में हो या प्रोविंसेस में, उसमें आधे लोग मुस्लिम्स होंगे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आधे नहीं, इन्होंने 1/3 की बात कही थी कि 1/3 मुस्लिम्स होंगे। और चौथा हुआ है सिंध रीजन को सेपरेट करने की बात की गई थी बॉम्बे से। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, जो इसका पार्ट नहीं था, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिसमें सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी थी जो इसकी प्रेसिडेंट थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो वो कौन सा सेशन था? कानपुर सेशन था 1925 का, कलकत्ता सेशन था 1917 का, लखनऊ सेशन था 1916 का, या इलाहाबाद सेशन था 1921 का। देखिए यहाँ पर ईयर भी दिया हुआ है और लोकेशन भी दी हुई है, तो अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो इससे आप थोड़ा आंसर गेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू कानपुर सेशन 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, और जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये इंडियन नहीं थी, लेकिन ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। और ये कौन से सेशन में बनी थी? ये बनी थी कलकत्ता सेशन में, और ये कौन सा ईयर में हुआ था? 1917। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, हमें फिर से सेशन बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें A.O. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया। ठीक है, कांग्रेस का जनक कहा गया था। तो वो कौन सा सेशन था? लखनऊ सेशन था, बांकीपुर सेशन था, बेलगांव सेशन था, या फैजपुर सेशन था। तो ये हमारा था 1912 का बांकीपुर सेशन, जो बिहार में पड़ता है बांकीपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन से वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था
द एक्सेलेंट वर्क ऑफ हिज पॉलिटिकल मेंटोर मेज़िनी, द ड्यूटीज ऑफ मैन इन उर्दू। तो पहली तो इससे आपको एक पॉइंट पता चल गया, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की बात हो रही है उनके मेंटोर कौन थे, मेज़िनी, जो इटली के थे। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है। तो और इनका जो काम था मेज़िनी का वो था ड्यूटीज ऑफ मैन। इसको इन्होंने कन्वर्ट किया था उर्दू में, ट्रांसलेट किया था। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। देखिए, आपको अगर ये पता है कि लाला लाजपत राय ने अपने पॉलिटिकल गुरु किसको माना था, मेज़िनी को, तो इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है यहाँ पर। तो फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी 1913 में दी हुई है, बिल्कुल सही है। फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, ये भी सही है। मैडम कॉमा जो थी, इन्होंने हॉइस्ट किया था फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग 1904, तो ये गलत है क्योंकि इन्होंने किया था 1907 में हॉइस्ट किया था ट्राई कलर फ्लैग। और इन्होंने इसको कहाँ पर किया था, ये किया था इन्होंने स्टटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में इन्होंने हॉइस्ट किया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, तो ये भी सही है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहा गया है कि मुस्लिम लीग जो थी इसको स्टैब्लिश किया गया था 1907 में। तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो हमीद खान, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह या शौकत अली। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे आगा खान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन हमको बताना है कि दीन बंधु जो किसकी उपाधि थी, चार्ल्स एंड्रयूज की, ये इनको किसके द्वारा दी गई थी। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो गई है कि दीन बंधु किसकी उपाधि थी, चार्ल्स एंड्रयूज की। तो इस तरह से लर्न कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। तो ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि अवध किसान सभा जो है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी ये बताना है। पटना में हुई थी, प्रतापगढ़ में, पुणे में या अहमदाबाद में। तो ये स्थापित हुई थी प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, प्रतापगढ़ में हुई थी। और ये बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जो जिला है वहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द मीटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी ऑफ 1920, जिसमें गांधी जी से रिक्वेस्ट किया गया था टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन विच सिटी। तो जो खिलाफत कमेटी का अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसकी लीडरशिप करने के लिए गांधी जी से रिक्वेस्ट की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। देन हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो विष्णु टेम्पल, ये सारे गुप्ता टेम्पल्स हैं, गुप्तकालीन मंदिर। तो विष्णु टेम्पल एरन में, शिव टेम्पल भूमरा में, दशावतार टेम्पल देवगढ़ में और ब्रिक टेम्पल भीतरगांव में, ये सारे करेक्ट हैं, इसलिए इनकरेक्ट कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ई। इसमें देखते हैं प्री हिस्टोरिक एक्सेस, यानी कि प्राग ऐतिहासिक जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो कहाँ से मिली हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अतिरमपक्कम, फिर है आदि चन्नलूर, उसके बाद आता है अरिकामेडू और सन्नूर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अतिरमपक्कम। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे बताना है हमको कि इनमें से कौन सा संगम एरा के जो महाकाव्य हैं, एपिक्स हैं, उनमें इंक्लूडेड नहीं है। तो शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई और जीवक चिंतामणि इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन एलार्डी जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। 24th क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो ऋषभ देव का दिया हुआ है एलिफेंट, पहला ही गलत हो गया है क्योंकि ऋषभ देव का क्या है, बुल, इनका सिंबल बुल है। संभव नाथ का है हॉर्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है अभिनंदन नाथ, इनका मंकी दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर सुमति नाथ का लिखा हुआ है कॉमन क्रेन, देखिए यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये गूस होना चाहिए, ठीक है, रेड गूस या गूस जिसको कर्ल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्ट है वो ए हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए हम इसको आंसर को गलत नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन हमारा जो इनकरेक्ट है वो ए हो जाएगा, राइट। इसमें देखना है कि मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, कितनी कैटेगरीज में। तो इन्होंने डिवाइड किया था 7 कैटेगरीज में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी, एक थे फिलोसोफर्स,
फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, मिलिट्री, ओवरसीयर्स और असेसर्स। इनकी मैं हिंदी में बताती चलती हूँ आपको। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ठीक है, तो ये 7 लोग थे। ये एक बार इनके नाम देखना ज़रूरी होता है, कई बार ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि हम उनसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें नाम एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि हम ऑप्शन से आंसर निकाल सकें। इसमें बात की गई है रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। तो मुस्लिम पावर का इंडिया में जो रियल फाउंडर थे वो कौन थे, ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद कासिम, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद साहब और औरंगजेब। देखिए, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने मुस्लिम सत्ता की बेसिकली इंडिया में स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव दिया हुआ है। और जो अगर आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, तो इन्होंने मुस्लिम रूल की स्टैब्लिश नहीं किया था इंडिया में। इनका मकसद मुस्लिम रूल को स्टैब्लिश करना नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ लूटने आए थे इंडिया में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी मृत्यु के बाद स्टैब्लिश की थी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इनका शासन कब से रहा था, काफ़ी कम वर्षों के लिए शासक रहे थे, 4 ही वर्षों के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़ाया था स्लेव डायनेस्टी को। तो जो स्लेव डायनेस्टी का अगर हमसे रियल फाउंडर पूछा जाता है स्लेव डायनेस्टी का, तो हम इल्तुतमिश को आंसर करेंगे, आंसर उसका इल्तुतमिश होगा। लेकिन अगर रियल फाउंडर मुस्लिम पावर का पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहा गया है कि इल्तुतमिश के इनमें से कौन से टाइटल्स नहीं थे। तो पहला दिया हुआ है अमीर उल उमरा, सुल्तान आज़क और गार्ड ऑफ गॉड्स लैंड, यानी कि ईश्वर की भूमि का रक्षक, और सुल्तान हमजा। तो जो इनका टाइटल नहीं था वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान हमजा टाइटल नहीं था इल्तुतमिश का। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको जो हुमायूं के समय पर जो भी युद्ध हुए थे उनको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा युद्ध कौन से ईयर में हुआ था, उसके बाद हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। तो जो दोहरिया का युद्ध था ये हुआ था 1532 में। उसके बाद चुनार की विजय इन्होंने की थी 1537 में। देन जो चौसा का युद्ध था ये किया था इन्होंने 1539 में। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। राइट, तो ये मैंने सारे युद्ध बता दिए हैं आपको। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, उसके बाद हमको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट साउथ की जिसने एक्सेप्ट किया था सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर थ्रू द मैसेंजर सेंट बाय अकबर। यानी कि किस दक्षिण का वो कौन सा राज्य था जिसने अकबर के द्वारा भेजे गए जो दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो वो गोलकोंडा था, खानदेश था, बीजापुर था या अहमदनगर था। तो आंसर हो जाएगा खानदेश, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमको इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो बैटल ऑफ चौसा दी हुई है 1539 में। उसके बाद दी हुई है दूसरी बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 में। बैटल ऑफ बल्ख जो है ये 1636 में दी हुई है। और बैटल ऑफ खानवा दी हुई है 1527 में। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ बल्ख 1636 में नहीं 1646 में लड़ी गई थी। राइट, इसमें हमको बताना है कि कौन सी वीट की वैरायटी नहीं है। तो गोमती K9465, भवानी HW1085, उसके बाद दिया हुआ है देश रत्न BR104 और पूसा सुगंधा 5। तो जो इसमें वीट की वैरायटी नहीं है वो हो जाएगा पूसा सुगंधा 5। ठीक है, ये जो पूसा सुगंधा 5 है ये धान की प्रजाति है, यानी कि पैडी की। ठीक है, और जो गेहूं की वैरायटीज़ हैं उनमें कौन कौन सी वैरायटीज़ आ जाएंगी। एक हो जाएगी अर्जुन, फिर अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती। ठीक है, ये सारी वीट वैरायटीज़ हैं। और जो धान की प्रमुख वैरायटीज़ हैं उनमें आ जाएगा हंसा, कृष्णा, कावेरी, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, करुणा, जया, कांची। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े से नाम आप लर्न कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो रिवर्स दी हुई है और उनकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है दामोदर सुवनश्री, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो सुवनश्री है ये किसकी सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है, ये है ब्रह्मपुत्र की, ना कि दामोदर की। उसके बाद गंगा सरयू बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र लोहित सही है, कृष्णा
भीमा रिवर, ये भी सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और उनकी स्टेट्स दी हुई हैं, कौन सी इनकरेक्ट है ये बताना है। पहला दिया हुआ है नल सरोवर सैंक्चुरी, ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कुंभलगढ़ सैंक्चुरी, ये राजस्थान में, ये भी सही है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सही है। और अबोहर सैंक्चुरी असम में दी हुई है, तो ये गलत है क्योंकि अबोहर सैंक्चुरी कहाँ पर है, पंजाब में, ना कि असम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बताना है इन ट्राइब्स में अनुलोम और प्रतिलोम मैरिजेस कहाँ पर होती हैं, कौन सी ट्राइब में। तो ऐसा होता है बुक्सा ट्राइब में। कौन सी ट्राइब में, बुक्सा ट्राइब में ऐसा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये जो ट्राइब है ये मेनली कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाई जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से बताना है कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा किशनगंज। और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो है वैशाली में, ठीक है। तो ये सेंसस के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है जो इंडियन मॉनसून है ये मौसम के परिवर्तन से संकेतित होता है, और ये किसके कारण होता है ये हमको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि हॉट विंड ऑफ ईस्ट एशिया से, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी से, कोल्ड विंड्स ऑफ मिडिल एशिया, या एक्सेस सिमिलैरिटी ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि और समुद्र का जो विभेदी तापन होता है उसकी वजह से ये सीजनल डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट होता है, राइट। देन उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडिया में वो कौन सा रिलीजन है जिसको माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 6 ऐसे रिलीजन्स हैं जिनको नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा दिया हुआ है। एक मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, देन सिख्स, और फिर बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज। तो कौन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हिंदूज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बात की गई है कि वो कौन सा देश है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कहाँ होता है, पेरू, चिली, इंडिया या चाइना, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं, हमें बताना है इसमें करेक्ट क्या है। लक्षद्वीप में 37 आइलैंड्स हैं। देखिए लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स आपको मिल जाएंगे, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 36 ही आइलैंड्स करेक्ट होंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद है ये अरेबियन सी में पाया जाता है, और इसका जो ओरिजिन है वो कोरल ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए सेकंड और थर्ड के करेक्ट के लिए कोई भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जो डी ऑप्शन है इसको 1 की जगह 2 बना देते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हम डी मान लेंगे, राइट, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। 36 आइलैंड्स पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बात की गई है कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है छोटा नागपुर प्लेटियो के, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और ओडिशा। तो छोटा नागपुर प्लेटियो की लोकेशन क्या है, अगर आपको पता है तो आप इसको ईजिली बता सकते हैं क्या इसमें पार्ट नहीं होगा। तो ये बिहार जो है ये इसका पार्ट नहीं है छोटा नागपुर प्लेटियो का, राइट। आगे देखते हैं। अब हमको बताना है कंट्रीज और कैपिटल्स दिए हुए हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहली दी हुई है साइप्रस का निकोसिया, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन सही है। वेनेजुएला की किरिबाती दी हुई है, जबकि वेनेजुएला जो है देश, इसकी राजधानी कैराकस है, ठीक है। तो किरिबाती कहाँ की पड़ती है, मैं आपको 1 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से सोचने का प्रयास कीजिए। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कोलंबिया बोगोटा, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो करेक्टली मैच नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए किरिबाती जो है ये अपने आप में एक कंट्री है, ये कहाँ पर पाई जाती है, जो ओशियाना का रीजन है, ओशियानिया, वहाँ पर ये कंट्री पाई जाती है, छोटा सा देश है। और इसकी जो कैपिटल है वो है तरावा, क्या है, तरावा, ठीक है। और वेनेजुएला की हमने ऑलरेडी देख ली है, कैराकस होगी कैपिटल। इसमें देखना है कि जो नदर्न ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर कौन से प्रकार की जलवायु यानी कि क्लाइमेट पाया जाता है। तो ड्राई क्लाइमेट है, मॉनसून क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, या सवाना इक्विवेलेंट है, यानी कि सवाना तुल्य क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है मॉनसून क्लाइमेट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एलॉय है
जो एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है ड्यूराल्यूमिन, उसके बाद मैग्नीनियम और निकेलॉय और स्टीबेनाइट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीबेनाइट का प्रयोग एयरक्राफ्ट बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें केमिकल नेम बताना है फॉस्जीन का। तो ये क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कार्बोनिक क्लोराइड, फिनॉल, कार्बामाइड या फेरस सल्फेट। तो फॉस्जीन जो है इसका केमिकल नेम होता है कार्बोनिक क्लोराइड। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि जो और इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट एयर का नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो जो इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट नहीं है वायु का, वो हो जाएगा हमारा आंसर हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, फिर बात की गई है इसमें से कौन सा करेक्ट बताना है। पहले में कहा गया है कि जो कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस होता है, इससे कार्बनिक पदार्थों यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो एज है उसको मेजर किया जाता है। फिर कहा गया है जो अर्थ की एज है इसको मेजर कैसे किया जाता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग प्रोसेस से। और एलिथ्रिन, इसका प्रयोग किया जाता है मॉस्किटो रेपेलेंट ड्रग्स में, यानी कि मच्छर को भगाने वाली जो दवाएं होती हैं उसमें। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की एज का पता लगाने का जो प्रोसेस होता है वो है यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है, यूरेनियम डेटिंग, ना कि रेडियो एक्टिव डेटिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पर जो एलिथ्रिन की स्पेलिंग लिखी है ये गलत है, ये स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, तो ये एलिथ्रिन जो होता है ये पाया जाता है मॉस्किटो रेपेलेंट्स में। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हुए हैं और उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, सोर्सेज दिए हुए हैं, ये करेक्टली मैच्ड कौन सा इसमें से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मैलिक एसिड, ये एप्पल्स में पाया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड रेडान्स में, और टार्टरिक एसिड टामारिंड में। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड वेजिटेबल्स में। तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ये ग्लूटामिक एसिड है ये पाया जाता है गेहूँ यानी कि वीट में। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्लोरीन, इसका प्रयोग किस में होता है, चूना बनाने में, या टिंचर आयोडीन बनाने में, अमोनिया गैस को बनाने में, या ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में। तो इसका किस में होता है प्रयोग, वो हो जाएगा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, फिर कहा गया है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये मास है, मोमेंटम है, इम्पल्स है या फोर्स है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन जैसे मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया है तो आप उसको पॉज करके हिंदी में भी रेफर कर सकते हैं। दोनों ही को पढ़ना एक साथ फालतू का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने दोनों नहीं पढ़े हैं। आप दोनों पढ़ लीजिएगा, और बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों ही लैंग्वेजेस को कवर करने का प्रयास किया जाए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन डायप्टर, और जो पावर ऑफ सनग्लासेस है ये 0 डायप्टर होता है। फॉर नॉर्मल आइज जो मिनिमम डिस्टेंस होता है क्लियर विजन का ये 25 सेंटीमीटर होता है। अ मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट बताना है, तो डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मायोपिक आई होती है ये कॉन्केव लेंस इसका प्रयोग होता है इसमें, और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसमें किसका प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं, अब कहा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट्स और सक्सेसिव ट्रफ्स कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, रेडियो वेव्स कहा जाता है, डायमेंशंस, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो ये वेवलेंथ होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये वेवलेंथ हुई, राइट। उसके बाद कहा गया है कि a 50 watt electric bulb is used for 10 hours per day. What will be the cost of electricity consumed in 10 days if the consumption cost is ₹7 per unit? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ डायरेक्टली। ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, राइट, ₹35। अब हमको इसमें बताना है कि वो कौन सा
इसमें से ऑप्शन होगा जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो पावर, रिलेटिव डेंसिटी, प्रेशर और स्ट्रेन, तो जिसका यूनिट नहीं होता है यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, एक तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है और दूसरा स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, तो दो हो जाएंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको बताना है वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था। तो डनलप, पास्कल, एडिसन या जिलेट, तो इसको डेवलप किया गया था पास्कल के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको बताना है कि विजयनगर के जो किंग थे कृष्णदेव राय, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में थे विजयनगर एम्पायर के, इन्होंने बैटल ऑफ गोलकोंडा जो थी ये किसके साथ लड़ी थी? हरिहर फर्स्ट के साथ, वीर विजय के साथ, राजेंद्र चोल के साथ या कुली कुतुब शाह के साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स। तो उलूग खां थे, जफर खां थे, अल्प खां थे या नुसरत खां। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जफर खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर डिड नॉट अलाउ वजीर गजीउद्दीन टू एंटर दिल्ली। तो ये किसके समय पर वजीर थे? अगर हमको ये पता होगा तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, शाह आलम सेकंड, औरंगजेब, इब्राहिम लोदी और अब्दुल हसन। देखिए यहाँ पर मुगल एम्परर की बात हो रही है, तो सी और डी ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम सेकंड, राइट। फिर देखते हैं, कहा गया है कि विच जैन आचार्य ऑफ खतरागच सेक्ट वॉज इन्वाइटेड बाय अकबर टू हिज कोर्ट। तो वो कौन से थे? विजय सेन सूरी, दूसरा ऑप्शन है भानुचंद्र, जिनचंद्र सूरी और जयसोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिनचंद्र सूरी। देखिए ये जैन थे और ये अकबर के कोर्ट में भी थे, लेकिन इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये खतरागच सेक्ट के थे। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन से भी कई बार पॉइंट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया फॉट बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ घाघरा। आपको पता है घाघरा रिवर है और घाघरा रिवर में और लैंड में दोनों में हुआ था ये वॉर, इसीलिए पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। आगे देखते हैं, कहा गया है कि दे इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बिगैन विद देयर रूल। तो वो कौन से थे शासक? इसको एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमें बताना है वो कौन से शासक थे जिन्होंने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला को शुरू किया था, और मंदिर वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली थी ये भी इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। तो वो कौन थे? कुषाण थे, चेर थे, पल्लव थे या जाफिना थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको बताना है वो कौन सी सदर्न मोस्ट प्लेस है जो बुद्धा से रिलेटेड है। तो बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ। तो यहाँ पर जो सबसे सदर्न मोस्ट है वो है बोध गया। ठीक है, ये बोध गया है, इसको एक बार आप मैप में देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से कहाँ पर लोकेटेड है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ बिना मैप के ही। देखिए सबसे ऊपर पड़ेगा लुम्बिनी, उसके बाद आ जाएगा कुशीनगर, फिर सारनाथ और एंड में आ जाएगा बोध गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमको ये ऋग्वैदिक गॉड्स दिए हुए हैं, अब हमको इनमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक गॉड्स पहले बताया गया है वरुण, ये जल के देवता बताए गए हैं। इंद्र को वॉर का देवता बताया गया है। सोम को वाइन्स का देवता यानी कि मदिरा का देवता बताया गया है। और अग्नि को बताया गया है ये इनको गॉड और लोगों के बीच में मध्यस्थ बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्टली मैच नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दिए हुए हैं सोम, ये पौधों के देवता थे ना कि मदिरा के देवता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है कि भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने के जो साक्ष्य हैं ये हमें किससे मिले हैं? तो ये जस्टिन के डिस्क्रिप्शन से मिले हैं, एरियन के डिस्क्रिप्शन से मिले हैं, मेगास्थनीज के डिस्क्रिप्शन से मिले हैं या स्ट्राबो के डिस्क्रिप्शन से मिले हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज के डिस्क्रिप्शन से ये प्राप्त हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है जो 8 फोल्ड पाथ्स हैं उसमें से कौन सा
सही नहीं है। तो जो 8 फोल्ड पार्ट्स हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इनको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अगर हमें ये सारों पता है इसके आठों के आठों, तो हम ये बता देंगे यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो इनको डिस्कस करते हैं पहले कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। उसके बाद सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, फिर सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारा जो गलत है वो आप समझ गए होंगे अभी तक, ऑप्शन डी सम्यक तृष्णा। ये मैंने नहीं बोला है, ये 8 फोल्ड पार्ट्स यानी कि अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं आत्मीय सभा से किसका संबंध है। तो आत्मीय सभा का संबंध है राजा राम मोहन रॉय के से, और इसको स्टैब्लिश किया गया था इनके द्वारा कौन से वर्ष में, ये स्टैब्लिश हुई थी 1815 में। ठीक है। यहाँ पर ये बुक्स दी हुई हैं, हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी है, बिल्कुल सही है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी गई है राफीक जकारिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, राफीक जकारिया। ये काफ़ी बार पूछी जाती है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये गलत हो गया है यहाँ पर। बाकी देख लेते हैं रन्स एंड र्यून्स सुनील गावस्कर की किताब है, और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल की है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको पैट्रियट ऑफ पेट्रियट्स किसने कहा था, यानी कि देशभक्तों का देशभक्त किसके द्वारा कहा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इनको ऐसा कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ कह दिया गया था। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला या ज्योतिबा फूले। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि विमेन फ्रीडम फाइटर्स जो बिहार से एसोसिएटेड नहीं है वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रभावती देवी, सविता देवी, राजवंशी देवी या सरला देवी। तो जिनका बिहार से एसोसिएशन नहीं था वो थी सरिता देवी। ठीक है, सविता देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए इसमें हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला दिया हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, बिल्कुल सही है। फिर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1919 दी हुई है, जबकि ये 1909 में आई थी। और जो 1919 में रिफॉर्म्स आए थे उनको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह 1909 दिया हुआ है, जबकि ये आया था 1919 में हुआ था। और राजगुरु को फांसी की सज़ा 1931 में दी गई थी। इसलिए हमने देखा बी और सी दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इम्प्रूडेंट और इनसेंसेट र्यूनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय पर विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। तो इसको किसने अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। तो ऐसा कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताना है खिलाफत कमेटी, जिसको खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए गठित किया गया था, उसका कौन मेंबर नहीं था, उसमें किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ पर थोड़ा ये गलत है, हु वॉज नॉट अ पार्टिसिपेंट या मेंबर इन द खिलाफत कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। हकीम अजमल खान, आगा खान, शौकत अली खान और रफ़ी अहमद किदवई। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि बी और डी दोनों ही इसमें सम्मिलित नहीं थे, ना ही आगा खान सम्मिलित थे, ना ही रफ़ी अहमद किदवई सम्मिलित थे। ठीक है, जो इसमें लोग सम्मिलित थे वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका, डर्बन में बेसिकली साउथ अफ्रीका में गए थे किसका केस लड़ने के लिए। तो ये गए थे सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। यहाँ पर एक और सेठ जमनालाल बजाज दिया हुआ है, ये गलत है, ये सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। तो इसमें हमने करेक्ट आंसर देख लिया है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात की गई है इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने लंबे समय तक AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे थे और 1930 में वो जेल भी गए थे।
तो वो कौन थे? वो थे जमनालाल बजाज। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है, ये हार्मोन्स और उनका फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड से रिलेटेड है। इंसुलिन बताया गया है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और गैस्ट्रिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, और मेलेटोनिन बताया गया है रेगुलेशन ऑफ स्लीप। तो जो इनकरेक्ट है यहाँ पर वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो गैस्ट्रिन है इसका संबंध किससे है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, इसका संबंध ब्लड प्रेशर से नहीं है। बाकी ये जो है ये करेक्टली मैच्ड है। फिर हम देखते हैं, इसमें कहा गया है वो कौन सा एनिमल बाइट है जो कॉज करता है रेबीज। तो रेबीज कुत्ते से होता है, ये आपको पक्का बात पता होगी, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जिनसे रेबीज रोग होने के चांसेस होते हैं। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि डॉग्स के अलावा डॉग्स, कैट्स और फिर बैट्स और ये जो मोंगूज होते हैं यानी कि नेवला, इनके काटने से मनुष्य में रेबीज का रोग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हो गया है? बैट भी आ गया है और डॉग भी आ गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, विटामिन B12, मरकरी, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे विटामिन B12 में मरकरी नहीं होगा, मरकरी हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। यहाँ पर क्या है? विटामिन B12 में क्या मिलता है? कोबाल्ट। ठीक है, तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? ये कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है ये कौन से एंजाइम्स, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। जाइमेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पेप्सिन होता है ऐसा एंजाइम जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। फिर बात की गई है कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है ये कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो पाचन क्रिया है वो होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म यील्ड द फाइबर, तो फाइबर ऑफ कॉमर्स। तो ऐसा ये प्यूपा स्टेज में करता है। कौन से स्टेज में? प्यूपा स्टेज में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इन एनिमल्स में वो कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो वो क्रोकोडाइल है, बैट है, कंगारू रैट है या सी लायन है। तो इसका आंसर कंगारू रैट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंगारू चूहा होता है, ये जो इसका यूरिनेशन होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है, और ये सबसे लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। दिया हुआ है थाइमीन स्किन डिजीज से, रेटिनॉल नाइट ब्लाइंडनेस से, और नियासिन पेलेग्रा और कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। तो जो करेक्टली मैच नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि थाइमीन का संबंध किससे है? बेरी बेरी से। ठीक है, और बेरी बेरी किसके, कौन सा ये थाइमीन जो दिया हुआ है ये कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन को कहा जाता है? देखिए, थाइमीन हो जाता है हमारा विटामिन B1 को कहते हैं, ये हो जाएगा ए, नियासिन हो जाएगा B3 और कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, तो ये सारे विटामिन के जो नेम्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है जनवरी 2020 में यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है हमारी स्मृति ईरानी, इन्होंने लॉन्च की थी 3 वेलफेयर स्कीम्स फॉर विमेन इन गोवा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ नॉट बीन लॉन्च्ड बाय हर? तो वो कौन सी है? यशस्विनी जो स्कीम फॉर विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप थी, उसके बाद हेल्थ असिस्टेंट प्रोजेक्ट, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव हैंड हेल्ड डिवाइस, और लास्ट दिया हुआ है फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। तो वो कौन सी थी जो लॉन्च इनके द्वारा नहीं की गई थी? उसका आंसर हमको बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, जो ये फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था नास्कॉम के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें कहा गया है वेयर वॉज द प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय PM मोदी
टू टॉक टू स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है कि रिसेंटली विच नेशनल पार्क वॉज वन हॉर्न राइनोसेरस बोर्न। तो कहाँ पर वन हॉर्न राइनोसेरस का जन्म हुआ है? ये हमारा आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में। ठीक है, असम में हुआ है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपको लग सकता है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, और यहाँ पर भी वन हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं। लेकिन आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वन हॉर्न राइनोसेरस है इसने मानस नेशनल पार्क में अपना कमबैक किया है, और तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहा गया है कि रिसेंटली इंडिया ने $75 मिलियन का लोन दिया है टू क्यूबा। क्या एस्टैब्लिश करने के लिए दिया है? स्कूल, स्टेडियम, सोलर पार्क या टेम्पल। तो इसमें से क्यूबा को क्या एस्टैब्लिश करने के लिए लोन दिया गया है? वो है सोलर पार्क। ठीक है, फिर आता है एन ईरानी मिलिट्री कमांडर वॉज किल्ड इन अ रीसेंट यूएस एयर स्ट्राइक। तो उनका नाम क्या था? ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, आपने शायद न्यूज़ भी देखी हो इससे रिलेटेड। यहाँ पर ऑप्शन में बता देती हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कासिम सुलेमानी। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कासिम सुलेमानी, जिनको यूएस एयर स्ट्राइक में जिनका निधन हो गया था, वो कौन से देश से संबंधित हैं? तो वो कौन से देश से संबंधित है? ईरान से। इसमें पूछा गया है जो 5th एडिशन हुआ है रायसेना डायलॉग का दिल्ली में जनवरी 2020 में, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर ए। देन रिसेंटली खादी और जो ग्राम उद्योग है कमीशन, इसके द्वारा फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कौन से स्टेट में लगाया गया है? तो इसको लगाया गया था सुरेंद्रनगर, गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संगीत कला निधि अवार्ड 2019 किसको दिया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें। एस सौम्या को, सुशीला देवी, निर्मला सिंह या नीतू मिश्रा। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, एस सौम्या को। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि हरियाणा का वो कौन सा शहर है जहां पर बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज कर दिया गया है? अंबाला, हिसार, फरीदाबाद या गुरुग्राम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अंबाला। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बताना है कि वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसको इनॉग्रेट किया गया है इन द मेमोरी ऑफ 357 मार्टियर्स एंड आर्मी पर्सोनल ऑफ असम राइफल्स वाइल फाइटिंग इंसर्जेंसी इन मकोकचंग, नागालैंड। तो वो मॉन्यूमेंट है हमारा वीर स्मृति। ठीक है, वीर स्मृति, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। संप्रति 2020 जो जॉइंट एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट हुई थी उमरोई, मेघालय में 3 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। अब हमको बताना है ये कौन से 2 देशों के बीच में होती है। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है एक्सरसाइजेस से रिलेटेड। तो जो भी रिसेंटली एक्सरसाइजेस हुई हों और जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेस हुई हों तो उनके नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संप्रीति किसके बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसमें हमको बताना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको रीनेम कर दिया गया है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोहर पारिकर के नाम पर, जिनका निधन हो चुका है। तो वो कौन सा है? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस या बोस इंस्टीट्यूट। देखिए तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो है इसको रीनेम किया गया है इनके नाम पर। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतः प्रज्ञा 2020 जो मेला था इसकी थीम थी स्पॉट एंड एनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। तो ये जो है ये मेला ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। फिर बात आती है कि हाल ही में जो गाजियाबाद की पुलिस है इसने एक इनिशिएट किया है ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन के द्वारा ये क्या वेरीफाई करेगा? ऑटो ड्राइवर्स की आइडेंटिटी। तो उसका नाम क्या है ऑपरेशन का? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नकेल। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन नकेल। फिर बात आती है कि रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने ऑब्जर्व किया है 73rd फाउंडेशन डे, और ये कब ऑब्जर्व किया था? 16 फरवरी 2020 को। तो इस सेरेमनी को प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था ये बताना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह के द्वारा इस सेरेमनी को प्रिसाइड किया गया था।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं इसका। पहले कहा गया है मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 मिनट्स, मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। हाउ फार इज हिज ऑफिस? तो यहाँ पर पॉज कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 40 किलोमीटर्स। देन इसको पढ़ते हैं फिर हम। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 90 मिनट्स बाय साइकिल। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 hours इफ ही राइड्स द साइकिल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24 किलोमीटर्स। फिर क्वेश्चन है, a shopkeeper sold sarees at 266 each after giving 5% discount on labeled price. Had he not given the discount, he would have earned a profit of 12% on the cost price. तो what was the cost price of each saree? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ₹250। आगे क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर इज 1500. The manufacturer fixes the mark price 20% above the cost of manufacture. If the manufacturer wants to gain 8%, what is the rate of discount that can be allowed? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10%. Then the height of a triangle is increased by 10%. By what percent should the base be decreased so that the area remains the same? तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसमें कहा गया है, इन अ कैंप 95 men had provisions for 200 days. After 5 days, 30 men left the camp. For how many days will the remaining food last now? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 285, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है, द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest on a certain sum at 10% per annum for 2 years is 631. तो determine the sum क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 63,100। नेक्स्ट दिया हुआ है, a motorboat can row 25 kilometers upstream and 39 kilometers downstream in 8 hours. Also, it can go 35 kilometers upstream and 52 kilometers downstream in 11 hours. The rate in kilometer per hour of flow is, तो ये है 4, ऑप्शन बी करेक्ट। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है, अ डिफेक्टिव टीवी costing 5,000 is being sold at a loss of 50%. If the price is further reduced by 50%, then its selling price is, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा गया है। इसका आंसर है हमारा 1250, ऑप्शन नंबर बी। Then, if the cost price is 95% of the selling price, what is the profit percent? तो ये प्रॉफिट परसेंट है हमारा 5.26%, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, इसमें कहा गया है, रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है इट्स प्लान टू ओपन अ क्लाउड रीजन इन दिल्ली। व्हेन विल दिस क्लाउड एरिया बी ओपन? तो ये क्लाउड एरिया किसने बोला है, अनाउंस किया है? गूगल ने अनाउंस किया है, ठीक है। तो ये खोला कहाँ पर जाएगा? दिल्ली में खोला जाएगा। कब तक खोला जाएगा? 2021 यानी कि 2021 तक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा गया है, रिसेंटली डैरेन टैंग हैज बीन नेम्ड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं ये बताना है हमको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो डैरेन टैंग जो है वीपो के नए डायरेक्टर जनरल, ये बिलोंग करते हैं सिंगापुर से। फिर अगला क्वेश्चन है कि टाइगर स्पीक, ये जो बुक है हरिओम तिवारी की, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ऑप्शंस है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक है 46 इंक्लूजन इंटरनेट इंडेक्स 2020 में। तो हमें फर्स्ट रैंकर कौन सा है, कौन सा देश है वो बताना है इस इंडेक्स में। न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, स्वीडन है या नॉर्वे है? तो करेक्ट आंसर है स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी। देन इसमें कहा गया है, रिसेंटली इंडियन क्लाइंबर हैज सक्सेसफुली एस्ड माउंट
कोसियस्को, जो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो उनका नाम क्या है? तो मालावत पूर्णा, प्रेमलता अग्रवाल, भावना देहरिया और संतोष यादव। तो करेक्ट आंसर है भावना देहरिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है रिसेंटली विच कंपनी हैज स्टार्टेड डिजी पिवट या डिजी पाइवट भी बोल सकते हैं इसको, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन। तो ये गूगल इंडिया है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है या टीसीएस है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर गूगल इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए। देन रिसेंटली द पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस इन इंडिया, इन विच सिटी? तो ये जो फर्स्ट फ्री डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस है, ये कहाँ पर, कौन सा सिटी में लॉन्च की गई है? कोलकाता में, लखनऊ में, चेन्नई में या जयपुर में? तो करेक्ट आंसर है कोलकाता में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने शुरू किया है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन टुगेदर विद होम ऑन 5 मई 2020। तो नीति आयोग और दूसरा कौन सा आयोग है या कौन सा फाउंडेशन है, कंपनी है जिसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन शुरू की गई है? तो ये है पारिमल फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? पारिमल फाउंडेशन, या ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, सॉरी पारिमल नहीं है, ये पिरामल फाउंडेशन है, ठीक है। देखिए इसको बेसिकली क्यों शुरू किया गया है कि कोविड-19 के दौरान दादा दादी नाना नानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ये कैंपेन नीति आयोग और जो पिरामल फाउंडेशन है उन्होंने शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी ने रिसेंटली क्रिएट किया है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS डैशबोर्ड, जो इंफॉर्मेशन देगा अबाउट वेरियस हॉटस्पॉट्स, हीट मैप्स, पॉजिटिव केसेस और रिकवर्ड केसेस ऑफ कोविड-19। तो ये कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा या कानपुर? तो इसको लॉन्च किया गया था आगरा में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगरा में बीच में सबसे ज़्यादा केसेस थे उत्तर प्रदेश में बीच में, तो इसीलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था इसको। फिर हम देखते हैं हाउ मेनी न्यू मंडीज वर एडेड टू द ई-नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 10 स्टेट्स ऑन May 11, 2020 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो कितनी नई ऐड की गई थी मंडीज ई-नाम प्लेटफॉर्म में? 177, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात की गई है कि रिसेंटली हु रिलीज्ड एन ई-बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटेनरी ईयर ऑफ द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल। तो ये प्रोफेसर बीबी लाल कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे और इनका सेंटेनरी ईयर था। सेंटेनरी ईयर मतलब 100 वर्ष इनको पूरे हो गए हैं इनके जन्म को। तो ये जो किताब है इसको, ये ई बुक इसकी लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? ये लॉन्च की गई है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CSIR टू कनेक्ट फार्मर्स विद सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन May 2020। तो किसान सभा है, किसान समूह है, बहादुर किसान या वीर फार्मर? तो ये हो जाएगा हमारा किसान सभा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बात की गई है कि वर्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो हमें बताना है कि ये दिन जो डे है ये कब मनाया जाता है? 7 मई को, 3 मई को, 9 मई को या 5 मई को? तो ये मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है रिसेंटली तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है इसने इंक्रीज कर दी है रिटायरमेंट एज अपने एम्प्लॉयज़ और टीचर्स की, और जो PSUs में काम करते हैं उनकी कितनी कर दी है? 58 से। तो यही हमारा क्वेश्चन है, कितनी कर दी है ये बताना है। तो ये हो गई है 58 से 59, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के संबंध में हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहले में कहा गया है ये 9 मई 2020 को सेलिब्रेट किया गया है इस वर्ष, और इसको वर्ष में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, एक सेकेंड सैटरडे ऑफ मे है और एक अक्टूबर में। और इस वर्ष इसकी थीम बताई गई है बर्ड्स कनेक्ट अ वर्ड। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देन बात की गई है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक नहीं रिलीज करता है? तो रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च की जाती है, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, तो ये बताना है हमको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बता देती हूँ मैं आपको। ये ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम यूजुअली इन अ ईयर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि किसी देश का जो भुगतान संतुलन है ये किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश के समस्त आयात और निर्यात का लेन देन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है कि यदि कोई टूरिस्ट आता है इंडिया, तो जो पेमेंट उसके द्वारा रिसीव की जाएगी, उसके द्वारा जो भी सर्विसेज अवेल की जाती हैं, उससे जो भी पेमेंट होगी वो किसके अंदर इंक्लूड होगी, अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। तो ये इंक्लूड होगी करंट अकाउंट में, यानी कि चालू खाते में, और सर्विसेज के लिए वो इनविजिबल आइटम है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इनमें से क्या है, सर्वाधिक स्फीतिकारी। तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट है, टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट है, टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, या प्रिंटिंग न्यू करेंसी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, ये सबसे ज़्यादा स्फीतिकारी है। फिर आता है अगला, देखिए सर्वाधिक स्फीतिकारी या मोस्ट इन्फ्लेशनरी का मतलब हुआ कि इससे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कॉजिंग कौन सा होगा कि अगर कहीं किसी देश में नई करेंसी को छापा जाए, ठीक है, बजट डेफिसिट को कम करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें बताना है डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा नहीं होगा। वो हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। फिर बात की गई है ईश्वर कमेटी, ये किससे संबंधित है, ईश्वर कमेटी का संबंध इनडायरेक्ट टैक्स से है, बैंकिंग रिफॉर्म से, मॉनिटरी पॉलिसी या इनकम टैक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनकम टैक्स से। फिर बात आती है वेटलैंड के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो दीज आर जनरली ओलिगोट्रॉफिक दिया हुआ है, यहाँ पर पी लगेगा बीच में। तो ये जनरली ओलिगोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ओलिगोट्रॉफिक का मतलब वो पॉन्ड्स और लेक से होता है जिनका जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये नहीं होते हैं ऐसे। उसके बाद ये हाई बायोडाइवर्सिटी होती है इनमें, डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स को मैक्रोफाइट्स कहा जाता है, और जो फूड चेन होती हैं ये डेट्रिटिस पाथवे शो करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट नॉट ट्रू पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शोला फॉरेस्ट कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। देखिए तो जो शोला फॉरेस्ट होते हैं ये बेसिकली साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ नहीं पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु। तो ये मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लोटा रिवॉल्ट मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है, वहाबी मूवमेंट पटना के आसपास केंद्रित था, ये भी सही है, ताना भगत मूवमेंट 1914 भी सही है, नोनिया रिबेलियन 1770-1800 ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ई हो जाएगा। इसमें हमको बताना है कि बिहार में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है इसके कितने सेशंस हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले। तो 2 सेशंस हुए थे इसके बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये जो 2 सेशंस हुए थे, अब क्वेश्चन है कि पहला सेशन कहाँ पर हुआ था बिहार में, तो वो हुआ था पटना में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है कि वो कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें पंडित राजकुमार शुक्ला जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार। तो वो कौन सा इसमें सेशन हो जाएगा, पहला दिया हुआ है रामगढ़ सेशन, फिर बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन या लखनऊ सेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ सेशन। आगे देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक आर्टिकल लिखा था अपने न्यूज़पेपर प्रताप में 4 जनवरी 1915 को। तो इसका टाइटल पूछा गया है क्या है, चंपारण के आंसू, नील लहू, चंपारण में अंधेरा या नील कलंक। तो ऑप्शन हो जाएगा चंपारण में अंधेरा, ठीक है। आगे दिया हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ पर रिवोल्ट होगा 1857 का। पूछा गया है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो इस रिवोल्ट से अछूता रहा, चंपारण, बांका, मुंगेर या रोहतास। तो वो डिस्ट्रिक्ट था मुंगेर। फिर बात की गई है पटना होम रूल मूवमेंट जो है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मजहर उल हक, सरफराज हुसैन, पूर्णेदु नारायण, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजहर उल हक। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा प्रोविंस था जहाँ की जो प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस थी उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कलकत्ता सेशन से पहले ही मान लिया था। तो वो बेसिकली गुजरात और बिहार थे ऐसे 2 प्रोविंसेस जिन्होंने इनको कंप्लीटली मान लिया था, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। देन आगे बढ़ते हैं,
इसमें कहा गया है चौकीदार या टैक्स अबॉलिशन मूवमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स इन बिहार। तो वो कौन सा नेशनल मूवमेंट था जब ये अबॉलिशन मूवमेंट चलाया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या रॉयल इंडियन नेवी रिबेलियन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान चलाया गया था ये। फिर बात आती है फर्स्ट सत्याग्रही फ्रॉम बिहार, कौन थे वो? अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बरी, राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। देन फर्स्ट मार्टियर इन बिहार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो कौन थे? रामानंद सिंह, श्री कैलाश मिश्रा, श्री जगन्नाथ मिश्रा या रामदास विश्वकर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रामानंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्ट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन मुंगेर ऑन 13 अगस्त 1942। तो वो आज़ाद हिंदुस्तान था, मुंगेर न्यूज़, लाल सलाम या क्विट इंडिया। तो ये पब्लिश हुआ था जो न्यूज़पेपर, वो था आज़ाद हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर ए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर लॉन्च हुआ था ये। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं, आज़ाद और क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडिया की आज़ादी की ही बात हो रही थी। क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द 8th बिहार स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड, जो फरवरी 2020 में हुई थी? रोहतास, गया, पटना या नालंदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। देन फरवरी 2020 में विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड हिंदी सेतु सम्मान? डॉक्टर सतीश चंद्रा, डॉक्टर अमरनाथ पाठक, डॉक्टर लोकेश वर्मा या डॉक्टर गिरीश यादव। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा डॉक्टर अमरनाथ पाठक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट हैज़ बीन अप्रूव्ड टू बिल्ड अ डबल डेकर एलिवेटेड रोड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 करोड़। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटना, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल प्रेरणा एनवॉय अवार्ड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अवनीश सिंह, समीर यादव, यश वर्मा या अनिल पांडे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा यश वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड बाय द सेंटर, और उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाता है स्टेट के द्वारा। तो वो कौन सा है? स्टैम्प ड्यूटी, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स, एस्टेट ड्यूटी या टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। फिर बात की गई है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये डिफर करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो कैसे डिफर करता है ये हमको बताना है। बोथ रियल एंड नॉमिनल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू में। तो ये 148 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है हमने कौन से देश से लिया है, इसको कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग DPSPs इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऑब्जेक्टिव रहा है DPSPs को हमारे संविधान में जोड़ने का? तो ये बेसिकली रहा है कि जो इंडिया देश है हमारा, इसका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है वेयर द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड। केवल लोकसभा में, किसी भी सदन में, या जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की होगी तब, या ओनली इन राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।